और बहुत ही प्रिय भी हैं वो सभी की जनताओं के, सभी लोग उनको बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, तो इसलिए हमें उनकी और बहुत सारी उपलब्धियां भी हमें भी मिली हैं। महिलाओं को भी हमें वोट का मिला है और यही है कि हम कुछ ही ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम अपना मतदान हमने किया है उनके। मतलब आपको भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, और आपको अपने जो वर्तमान में सांसद हैं आपको उनकी कार्य क्षमताओं पर भरोसा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने मताधिकार का उपयोग किया। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जब आप अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे, क्या बातें थी, क्या विषय थे और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने? सबसे पहले तो जो मुद्दा था वो एयरपोर्ट का था, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2016 से। और क्योंकि जो स्थिति अभी आ चुकी है, जो नॉन इंडियन कंपनी जो आगरा में सिविल एनक्लेव नहीं बनने देगी, तो हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो ये सारी चीज़ों को से बात कर सके। और दूसरा मुद्दा जो आगरा का है वो पानी का मुद्दा है। जो आगरा में अथाह पानी है लेकिन उसका वाटर मैनेजमेंट नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधि हो वो ये सारी चीज़ों को देखे, और यही सबको देखते हुए हमने अपने मताधिकार किया। बीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, पारुल जी सॉरी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो शहर में 14 से लेके 24 तक आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मतलब हमने और आपने मेरे पर मतदान किया है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कार्य हुए हैं शहर के हित में, और क्या विषय रहे, क्या बातें रहीं जब आप अपना वोट डाल रही थी? जी, मेन मुद्दा तो मेरे लिए था कि महिला सुरक्षा को लेकर हम लोग बहुत सुरक्षित फील कर रहे हैं इस समय। अभी कुछ दिनों में मैं रात के 12 या 1-2 बजे करीब भी रात में अकेले आई, तो बिल्कुल डर भी नहीं लगा। और ये सब हमें अब, पहले मुझे याद है जब मेरे मम्मी पापा थे, छोटी थी, तो रात में अंधेरा होने पे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था महिलाओं को, लेकिन आज के समय में हम महिलाएं बहुत सुरक्षित फील करती हैं। और दूसरा मुद्दा ये रहा कि मुझे लगता है अब हम अपने धर्म को खुलकर बोल पाते हैं, हम अपने भगवान का नाम खुलकर ले पाते हैं। राम मंदिर जो बना है उससे एक अलग ही ताकत हम में आई है, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा दब के रहते थे, हमेशा धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती रहती थी जो आजकल नहीं हो रही हैं। तो मेन मुद्दा मेरा ये भी था कि धर्म और महिला सुरक्षा। सुनैन जी, मुद्दों की बात हो रही है, तो इस चुनाव में और जो 2014-2019 में चुनाव हुआ, उनमें मुद्दों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, वायदे तो बहुत हुए, 2019 में भी हुए, 2014 में भी हुए, और वायदे अभी भी हो रहे हैं। लेकिन जो मेन विकास का मुद्दा है, जो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, चाहे आगरे की बात करें या प्रदेश की बात करें। नहीं सुनैन जी, बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको, लेकिन विकास की बात तो कोई पार्टी अभी कर ही नहीं रही है, केवल भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बसपा हो। आज हम विकास की बात करें तो विकास की तो कोई बात हो ही नहीं रही। आप बात सही, आप बात ठीक कर रहे हैं। अभी भी हम उसी पर पार्टियां चल रही हैं जहां पर धर्म और जाति पे ही इलेक्शन हो रहा है। ये इसमें भी आपने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा बनाया जा रहा है। जब राम मंदिर बना, उसको अभी भी बीजेपी उसको अपना पक्ष रखा है कि हमने राम मंदिर बनवाया और हम काशी और मथुरा की भी बारी है। तो मेरे हिसाब से राजनीति में धर्म और जाति को नहीं मिलाना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है और धर्म और जाति अलग चीज़ है। हमारे देश में सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ठीक है, हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान को मानते हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमको विकास के नाम पे वोट करना चाहिए। मतलब वो भी होना चाहिए और विकास की भी बात हो रही है। अनिल शर्मा जी, आपने कहा कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि ढूंढ रहे हैं जो आगरा में विकास कर सके, एयरपोर्ट बनवा सके, पानी का मैनेजमेंट कर सके, तो क्या आप ढूंढ पाए ऐसा प्रतिनिधि? देखिए, कोशिश तो जारी है। पहले भी हमने, ऐसा नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि थे उनके पास जाके सारी चीज़ों को हमने रखा, और अब आगे भी रखेंगे। और सर्च तो अभी जारी है। मतलब अभी तक सर्च पूरी नहीं हो पा रही है आपकी? पूरी नहीं हुई, पर आशा है कि इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से मुद्दे उठाए गए एयरपोर्ट का और पानी का,
वो जो अब जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे वो कार्य करेंगे उसको, क्योंकि एक तो एयरपोर्ट बहुत नहीं तो शर्मा जी कहाँ मुद्दे उठाए गए? ना तो किसी नहीं एक मिनट, जितने भी बड़े नेता आगरा में आए ना तो उन्होंने कोई आगरा के विकास की बात करी, और ना ही जो जितने भी यहाँ प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने तो किसी ने भी बात नहीं करी। नहीं, उन्होंने नहीं की, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। लेकिन सिविल सोसाइटी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमने ये मुद्दा उठाया और पूरे जोर से उठाया, और हमें उम्मीद है कि हम अकेले लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो सांसद चुन के जा रहे हैं वो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये ज़मीनी मुद्दा है। आप राम मंदिर, मोदी जी वहाँ पे आए, भाषण में कहा कि आगरा को 2 लड्डू दे, उन्होंने इशारा किया अयोध्या को और काशी को, लेकिन मोदी जी को ये पता है कि अयोध्या से आगरा का क्या रिलेशन है। जो आगरा में सींगना गांव है जहाँ पे सिंगी ऋषि रहते थे, वहाँ शांता राम की बड़ी बहन थी, और जब दशरथ जी के बेटे पुत्र नहीं हो रहे थे तब उनसे कहा गया कि भाई आप सिंगी ऋषि को बुलाइए और इनसे यज्ञ कराइए, तब उसके बाद ये 4 पुत्र पैदा हुए। तो ये पॉलिटिकल, अगर जो इतिहास नहीं जानते और नहीं समझना चाहते और फिर भी धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आगरा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अयोध्या। और अगर वो शांता नहीं होती जो आगरा सींगना गांव में रहती हैं, तो रामचंद्र जी शायद पैदा नहीं होते। अनिल जी, तो 2014 से तब भी मोदी ने बात उठाई थी आगरा में, उन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जबकि ताज जैसी धरोहर आगरा में है। तो 2014 से लेकर 2024 तक हमारे इस मुद्दे पे कितनी प्रगति हुई है? क्या कुछ जमीनी कार्य दिखाई दे रहा है? प्रगति तो ये हुई है कि ये 2012 में जो सिविल एनक्लेव शिफ्ट करने का था, ये मायावती जी की गवर्नमेंट में प्लान था, जिसको कि 14 में जब अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने कोशिश की सैफई में जाने के लिए, ले जाने के लिए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि टेंडर फ्लोट जो किया था उसके रिस्पॉन्स आ चुके हैं, पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन उसको अभी अवार्ड नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि जो नॉन भारतीय कंपनी है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है, वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे नेता हो, उनके रसूख से वो उसको मैनेज कर रही है। तो मतलब उसकी वजह से आगरा में नहीं बन पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं बन पा रहा, आप खुद देख लीजिए। तो वो शर्मा जी बन भी नहीं पाएगा, हम लोग निरर्थक ही प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक बार बीना जी से पूछ ली। बीना जी, मंगलसूत्र की बात बहुत उठ रही है इन चुनावों में। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र, सब महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। तो आपको क्या इस बात पे विश्वास होता है कि कांग्रेस किसी का मंगलसूत्र छीन सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक है, मंगलसूत्र तो हमारा एक सुहाग का प्रतीक है, और इसको हम बिल्कुल ही हमारी भारतीय मान्यता के अनुसार, और वैसे भी हम मंगलसूत्र हमारा बहुत ही, औरत को समझती हूँ कि उसका सुहाग का प्रतीक ही है पूरा, बहुत बड़ा। तो फिर मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कुछ एक चीज़ें हैं जो बिल्कुल मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये तो बहुत अच्छा है, पर बाकी और चीज़ें भी हैं जिसलिए हम मोदी जी को चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए आए। जैसे आगरा के लिए हम चाह रहे थे कि हमारा बैराज मिले, बैराज बने यहाँ पर आगे, तो उसके लिए भी हमने बघेल साहब को वोट दिया। और बाकी तो वो बना तो नहीं, अब उनसे उम्मीद है, इस बार कह रहे हैं, योगी जी ने भी बोला है कि इस बार आगरा में बैराज बनने की उम्मीद है, प्रस्ताव रखा गया है, अभी वो पारित नहीं। चलिए पारुल जी से जान लेते हैं। पारुल जी, 2014 में हमने नारा सुना था आपकी बार मोदी सरकार, फिर हमने नारा सुना 2019 में मोदी है तो मुमकिन है, और अब हम नारा सुन रहे हैं मोदी की गारंटी। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। आप किस नारे ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? क्या आपको लगता है कि इन नारों में दम रहा, उन्होंने जो कहा वो किया? बिल्कुल किया है उन्होंने, क्योंकि मेरी ना वही बात आएगी कि धर्म वाली बात नहीं उठनी चाहिए राजनीति में, लेकिन धर्म भी हमसे जुड़ा है, हम धर्म से अलग नहीं हो सकते। और उन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए जो किया है आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने अभी एक आरक्षण का वादा किया है, और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो इसको पूरा करेंगे। जो राजनीति में उन्होंने आरक्षण की वादा किया अभी 33। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। महिलाओं को एक विशेष वोट बैंक कह लीजिए या एक विशेष वर्ग के रूप में मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया है सुनैन जी। और महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, मतलब या मेजॉरिटी में कहूँ,
पार्टी लाइन से हटकर महिलाएं मोदी जी और बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि जो मोदी जी चाहते थे वो कर पाए, महिलाओं को एक उन्होंने अलग वर्ग बना के अपना वोट बैंक बनाया? महिला सॉफ्ट टारगेट होती है और बीजेपी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। आपने देखा होगा कि पहले राशन कार्ड में मुखिया आदमी होता था जी, मोदी जी ने उसको वो हटा के महिलाओं को मुखिया बनाया। और भी बीजेपी ने बहुत अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए करी। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी योजनाएं निकाली। वो कौन सी एक योजना थी? बेटी जी, मध्य प्रदेश में, तो उसका बहुत लाभ मिला बहना। और महिलाओं का रुख बहुत सकारात्मक बीजेपी की तरफ रहता है इसी वजह से, और पार्टियां इसको नहीं कर पाई। बिल्कुल आपका ठीक कहना है। कहीं ना कहीं इस बात में सफल रही बीजेपी और मोदी जी। उन्होंने रिकग्नाइज किया, उन्होंने विभिन्न वर्गों को आइडेंटिफाई किया, चाहे वो खिलाड़ी, मतलब उनको अलग अलग उन्होंने बात करी, उन्होंने ट्रीट किया, इम्पोर्टेंस दी और उसका लाभ निश्चित रूप से उनको मिला। तो शर्मा जी, अब बेसिकली क्या आपकी आगे की रणनीति रहने वाली है? अब चुनाव आज वोट पड़ रहे हैं और मान लीजिए अगर जो भी पार्टी सरकार में आएगी तो आप आगरा के लिए किस प्रकार लड़ेंगे? नहीं, हमारा तो मुद्दा वही रहेगा। और बाकी हमने एक उटंगन नदी जहाँ मिलती है यमुना से, उस पर ज़रूर प्रगति हुई है। प्रगति ये हुई है कि जिला पंचायत ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके लिए संस्तुति दी है और वो अलीगढ़ में जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर वो लेटर चला गया है। उनकी सर्वे होने के बाद एक टू गेटेड स्ट्रक्चर, एक डैम बनेगा जब बाढ़ में पानी अंदर आएगा, जो उटंगन में 10-12 किलोमीटर अंदर बढ़ जाता है बरसात के समय में, और उसको रोकने का। और हम उसको परसू करेंगे। हम एयरपोर्ट को तो परसू करेंगे। हम ये चाहते थे कि मोदी जी ने जो लेटर राजकुमार चार को इलेक्शन जीतने के लिए लिखा है, अगर वो लेटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मोदी जी अगर लिख देते। क्या लिखा है, थोड़ा सा बताएं। कि अभी जो लेटर बहुत वायरल हो रहा है कि राजकुमार चार आप जीत के आइए, आप ज़्यादा वोटों से जीत के आइए, उसकी कॉपी है मेरे पास। तो वो अगर मोदी जी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखते थे, जो उन्होंने वायदा किया था 2013 में जब वो यहाँ स्टार प्रचारक की तरह आए थे, तो शायद मोदी जी की वाहवाह ज़्यादा होगी यहाँ। मतलब मोदी जी अपने कैंडिडेट को तो जिता रहे हैं लेकिन शहर को कुछ नहीं दे रहे, आपका मानना है? बहुत क्लियरली है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको क्या लगता है सुनैन जी, अब बेसिकली आगरा की अगर हम बात करें तो ये इन दोनों सीटों पे आप किस प्रकार की संघर्ष देख रहे हैं या क्या लगता है आपको? देखिए, जो वायदे किए गए थे मोदी जी का, मैंने वो भी सोशल मीडिया में पहला कवर किया था 2014 में। तब उन्होंने कहा था कि आगरे में एयरपोर्ट नहीं है, पानी आगरे नहीं में है, पानी नहीं है, आगरे में फील्ड नहीं बैराज है, नहीं है जी, बैराज नहीं है, ये सारी चीज़ें, और ये सब होना चाहिए। स्टेडियम। उसके बाद 10 साल हो गए। पहले ये था कि साहब प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, हमको दिक्कत होती है। फिर वो डबल इंजन की सरकार हो गई जी, प्रदेश में भी सरकार आ गई। अब तो ये हालत है कि सारे विधायक भी बीजेपी के, सांसद भी बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के, जिला पंचायत भी बीजेपी के, पार्षद भी बीजेपी के। इसके बावजूद हम कुछ नहीं ला पाए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब माधवराव सिंधिया हुआ करते थे ग्वालियर के में सांसद, वो तब से एयरपोर्ट की उसकी स्टेडियम की मांग चली थी आगरा में, एक बड़े स्टेडियम की। लेकिन सिंधिया जी अपने प्रभाव से ले गए। उस समय निहाल सिंह जी यहाँ पर वो थे, राजीव गांधी के समय की बात है, और वो नहीं ले पाए। तो हमारे यहाँ इसमें दो राय नहीं है कि बघेल साहब मिनिस्टर हैं, सारी चीज़ें बघेल साहब खुद मिनिस्टर रहे विधि के। उस समय हाईकोर्ट बेंच नहीं आई और अब हेल्थ मिनिस्टर रहे, एम्स नहीं आया। अब इस दशा में भी अगर हम नहीं ला पाए तो ये हमारे लिए बहुत वैसी बात है, और हमको आशावाद होना चाहिए। बघेल साहब एक अच्छे सांसद हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ आगरे को इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वह उम्मीद है राजीव जी। तो दोस्तों, मन की बात मशीन में मुद्दों पर, मन की बात पर चर्चा करने का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं नए पैनल के साथ।